मैं कमल किशोर जैन आपके सामने हाजिर हूँ इंग्लिश विद जैन साथ चैनल के अंदर एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन। जी हाँ, पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और उसके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं। उस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। और अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दूसरे भाग के अंदर, दूसरे वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं इसका सेंटेंस फॉर्मेशन, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को किस प्रकार बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग है, देखिए मैं एक बार वापस बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाने के प्रकार दो है। कितने हैं? दो। एक तो है सेंटेंस विदाउट एन एक्शन वर्ब, कि एक ऐसा वाक्य जिसमें एक्शन वर्ब यानी मुख्य क्रिया मेन वर्ब नहीं होती है। ऐसे वाक्य भी किसमें बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। और एक आएगा सेंटेंस विद एन एक्शन वर्ब, और एक ऐसा वाक्य होगा जिसमें मुख्य क्रिया होती है। तो इन दो प्रकार के वाक्यों को अपन बनाना सीखेंगे, जिसमें पहला प्रकार है सेंटेंस विदाउट एन एक्शन वर्ब, यानी ऐसे वाक्य जिनके अंदर मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। अब इस सेंटेंस विदाउट एन एक्शन वर्ब के अंदर पहला प्रकार है लिंकिंग वर्ब्स का। किसका है? लिंकिंग वर्ब्स का। वर्ब वाला अपने टॉपिक पढ़ा था, आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। आप लोगों ने पढ़ा था इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। तो उन्हीं लिंकिंग वर्ब में से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कितनी लिंकिंग वर्ब है? वो है 3, और वो है इज, आर और एम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ये 3 लिंकिंग वर्ब क्यों हैं? क्योंकि इन तीनों का मतलब होता है या हूँ, और है और हूँ किसको दिखाते हैं? वर्तमान समय को दिखाते हैं, प्रेजेंट टाइम को दिखाते हैं। इसलिए सेंटेंस विदाउट एन एक्शन वर्ब का जो पहला प्रकार है सेंटेंस फॉर्मेशन का, वो है लिंकिंग वर्ब्स का, यानी इज, आर, एम का उपयोग करते हुए सेंटेंस को बना। देखिए अब यहाँ पर अपन जो इसके अंदर सेंटेंस सीखने वाले वो है अजर्टिव सेंटेंसेज एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। अजर्टिव सेंटेंस के अंदर अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्य आ जाएंगे, और इंट्रोगेटिव के अंदर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, और चौथा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। आप लोगों ने सेंटेंस वाला वीडियो लेक्चर पूरा देखा होगा, जिसके अंदर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और कैसे बनते हैं वो सारा बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, उसके अंदर सेंटेंस के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो लिंकिंग वर्ब के अंदर पहली जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो अजर्टिव सेंटेंस की फॉर्मेशन है। तो इसको देखिए कि अजर्टिव सेंटेंस आप लोगों को मालूम है किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग होगा? लिंकिंग वर्ब का। और अगर वो अजर्टिव के अंदर नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या लग जाएगा? नॉट, और उसके बाद में क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी या तो एडजेक्टिव या फिर नाउन। जब अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था तो उसके अंदर पढ़ा था टू एक्सप्रेस एडजेक्टिव ऑफ नाउन और प्रोनाउन, एक संज्ञा या सर्वनाम का विशेषण बताने के लिए, और दूसरा पढ़ा था टू इंट्रोड्यूस अ नाउन, एक संज्ञा को बताने के लिए कि वो क्या है। तो यही वाला वो प्रकार है, वो दोनों प्रकार इसी लिंकिंग वर्ब के फॉर्मेशन से बनेंगे। तो देखिए लिंकिंग वर्ब का एडजेक्टिव में होता है सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस, अगर नेगेटिव है तो क्या लग जाएगा? नॉट, और अगर नेगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा, प्लस क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। वो कॉम्प्लीमेंट या तो एडजेक्टिव हो सकता है या फिर एक नाउन हो सकता है।
अब असर्टिव सेंटेंस के बाद बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो आप लोगों को ये जानकारी जरूर होगी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार सेंटेंस विदाउट एन एक्शन वर्ब के अंदर जो अपन लिंकिंग वर्ब का फॉर्मेशन सीख रहे हैं, अगर उसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो सेंटेंस किससे शुरू होगा? लिंकिंग वर्ब से, यानी इज, आर और एम से। उसके बाद में क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक बना रहे हैं तो क्या लग जाएगा? नॉट। और उसके बाद में क्या लग जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। और क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। मेरे हिसाब से आपको ये सेंटेंस फॉर्मेशन की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अब इसके अपन एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो आप लोग देखिए कि इस हिंदी के वाक्य के अंदर कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। तो क्या हो जाएगा? भारत एक प्रकार का क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है हो गया लिंकिंग वर्ब के लिए, और एक धर्मनिरपेक्ष देश, तो ये भारत की क्या है? विशेषता है। ये क्या है? एडजेक्टिव। तो आप लोगों को मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, लिंकिंग वर्ब मिल गया और एडजेक्टिव मिल गया। तो सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और एडजेक्टिव, तो क्या हो जाएगा? इंडिया इज, भारत है। एक को क्या लिखेंगे? धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर, और कंट्री, देश का क्या हो जाएगा? कंट्री। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। अब यहीं पर समझिए, अगर इसको नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है? नेगेटिव। समझते रहिए। तो क्या बन जाएगा? लिंकिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग हो जाएगा? नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो नेगेटिव को आप अपने आप बनाना, अगर आप इन चीज़ों को उतार रहे हैं तो आप उसके लिए लाइन छोड़ें और नेगेटिव को खुद बनाने का प्रयास करें। तो क्या बनेगा? इंडिया इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री। नेगेटिव बनाने के बाद अगर आप इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब सेंटेंस के आगे आ जाएगा। तो लिंकिंग वर्ब कौन सी है? इज। इज आगे आ जाएगा। इज आगे आते ही इज का आई क्या हो जाएगा? कैपिटल लेटर। आपको मालूम होगा कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है। तो इज इंडिया अ सेक्युलर कंट्री, और क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। और अगर आप बना चौथा वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा? इज इंडिया नॉट अ सेक्युलर कंट्री? क्वेश्चन मार्क। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चारों प्रकार के वाक्य अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिंकिंग वर्ब से कैसे बनता है ये समझ में आ गया होगा। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? द पिकॉक। इज के लिए क्या है? के लिए क्या आ जाएगा? इज। और हमारा राष्ट्रीय पक्षी, और नेशनल बर्ड। बना कि नहीं बना? बहुत आसान वाक्य है। आपको केवल सब्जेक्ट ढूंढना है, लिंकिंग वर्ब ढूंढना है और क्या ढूंढना है? कॉम्प्लीमेंट। और क्या कर देना है? सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव है तो लिंकिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाइए। इंट्रोगेटिव है तो लिंकिंग वर्ब को कहाँ ले आइए? आगे। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। दही बहुत खट्टा है। सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और दही की विशेषता बहुत खट्टा है। तो द कर्ड इज। अब आप क्या लिखेंगे? वेरी। खट्टे को बोलते हैं शोर। मीनिंग आपको आती होगी, नहीं तो दो चार यहाँ पर कुछ आपको मीनिंग लगती है कि याद करने लायक है तो उसको हाथों हाथ याद कर लीजिए। मैं तुम्हें देखकर खुश हूं। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? आई। इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है तो ये लिंकिंग वर्ब से बनेगा। आई के साथ लिंकिंग वर्ब आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, विदाउट एन एक्शन वर्ब वाला सेंटेंस है तो एम। अब क्या है?
खुश एडजेक्टिव है तो कॉम्प्लीमेंट यहां पर लिखना है तो क्या हो जाएगा, हैप्पी टू सी यू, तुम्हें देखकर को क्या लिखेंगे, टू सी यू। ठीक है, अब मैं यहां पर कुछ एक चीज बता रहा हूं आपको, अगर यहां पर होता मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं तो क्या बनता, तो क्या आप लोगों के दिमाग में वेरी शब्द आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आप वेरी के जगह पर शो का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें, शो। अगर यहां पर लिख दे बहुत और आपको वेरी के लिए लगाना है तो आपको किसका प्रयोग करना है, वेरी की जगह किसका प्रयोग करना है, हैप्पी के साथ शो का प्रयोग करना है। तो हैप्पी के लिए ज़्यादा सही क्या रहेगा, शो, वेरी नहीं। अब आपको एक चीज़ और मैं समझाता हूँ, आपको बहुत के अर्थ में कुछ अगर प्रयोग करना है तो ये ध्यान रखें कि सामान्यतया वेरी और मच का प्रयोग किया जाता है। तो वेरी के साथ हमेशा लगता है एडजेक्टिव और मच के साथ क्या लगता है, नाउन। इस चीज़ को ध्यान में रखें। बहुत के अर्थ में अगर बहुत को विशेषण के साथ लगाना है तो किसका प्रयोग करना है, वेरी का, और अगर बहुत को नाउन के साथ प्रयोग करना है तो किसका प्रयोग होगा, मच का। तो अब मैं बता दूं कि यहाँ पर मच के साथ कौन सा नाउन आएगा वो भी बता दूं। ना तो प्रॉपर नाउन आ सकता है, ना कॉमन नाउन आ सकता है, ना मटेरियल आ सकता है और ना ही कलेक्टिव। हमेशा अगर मच के साथ प्रयोग होगा तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग होगा। अगर आपने नाउन वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देखें, उससे नाउन के सारे डाउट अगर आपके मन में कोई है तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, क्या शहद मीठा होता है, तो ये जो सेंटेंस है इसमें कोई भी प्रकार की एक्शन वर्ब नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या से शुरू हो रहा है, तो जो वाक्य क्या से शुरू हो वो वाक्य किससे शुरू होगा, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब से। तो क्या आ जाएगा, इज। इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, शहद, क्या हो जाएगा, हनी, और मीठा होने के लिए यहाँ पर है स्वीट, और अंत में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। इज हनी स्वीट, क्या शहद मीठा होता है। क्या पेड़ हमारे लिए उपयोगी है, तो यहाँ पर पेड़ एक वचन है या बहुवचन, तो यहाँ पर पेड़ बहुवचन है। आप लोग देखेंगे तो है के ऊपर एक बिंदी लगी है और ये बिंदी बताती है कि सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है। और यहाँ पर पेड़ का जो मतलब है वो भी बहुवचन के लिए है, पूरी प्रजाति के लिए है। तो यहाँ पर पेड़ जो है बहुवचन है, इस चीज को ध्यान में रखें क्योंकि पीछे है के ऊपर क्या आई हुई है, बिंदी आई हुई है। तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब हो जाएगी आर। ट्रीज उपयोगी, यूजफुल हमारे लिए, फॉर अस, और क्वेश्चन मार्क। आर ट्रीज यूजफुल फॉर अस, क्या पेड़ हमारे लिए उपयोगी है। तो मेरे हिसाब से लिंकिंग वर्ब से अजर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना आपको आ गया होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज यहां पर और बताने वाला हूं। अगर आपके सामने जाति, धर्म या राष्ट्रीयता का बहुवचन शब्द हो, क्या हो, बहुवचन, तो हमेशा ध्यान रखना इनके साथ जो है हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग इनके साथ किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल्स देता हूं, जैसे भारतीय के लिए तो बोलते हैं इंडियन, लेकिन इसका बहुवचन होते ही द इंडियंस, द जैन्स, जैन समाज, जैन धर्म, तो बहुवचन आते ही क्या आ जाएगा, इनके आगे द का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन अगर ये बोलना हो, जैसे एक एग्जांपल और देखना, मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, इंडियन वुमन, भारतीय महिला, एक वचन है। लेकिन अगर आप इसको बहुवचन कर देंगे, इंडियन
विमन, तो हमेशा ध्यान रखना इसके आगे द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये किसी राष्ट्रीयता या धर्म जाति को नहीं बता रहा है। तो अगर किसी जाति धर्म और राष्ट्रीयता का बहुवचन शब्द होता है तो उसके आगे किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। आपको समझ में आ गया होगा कि द का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। समझ आ रहा है? ठीक है। और वाक्य देखिए, दूसरों में दोष निकालना आसान है, यह प्रश्न हल करना कठिन है, उसे राजी करना या मनाना कठिन है, कपड़ों पर ज़्यादा पैसे खर्च करना मूर्खता है। इन वाक्यों को देखेंगे तो आपको इन वाक्यों के अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये वाक्य जो है आप लोग पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर बीच में वर्ब आ रही है, दोष निकालना, हल करना, राजी करना या मनाना, खर्च करना। तो ये वाक्य जो है एक प्रकार के वर्ब की विशेषता बताने वाले वाक्य है। देखिए, दोष निकालना क्या है? आसान, तो वर्ब की विशेषता। हल करना कठिन है, मनाना कठिन है, खर्च करना मूर्खता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार के वर्ब की विशेषता बताने वाले वाक्य है। तो इन वाक्यों को कैसे बनाएंगे? ध्यान रखें, डमी सेंटेंस डमी सब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के, इट और देयर। तो इसके अंदर इट का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? इट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इट का कोई अर्थ तो नहीं निकलेगा, लेकिन इनके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए डमी सेंटेंस का उपयोग करते हैं। तो इट को यहाँ पर अपन उपयोग में लेंगे। तो देखिए, इट और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज। अब देखिए कैसे बनेगा, इट इज क्या है? आसान है, तो यहां पर एडजेक्टिव को पहले लिख देंगे, इट इज इजी। इट को यहां पर डमी सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और एडजेक्टिव। अब इट इज इजी टू क्या निकालना? दोष निकालना को बोलते हैं फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स, यानी दूसरों में। समझ में आ गया होगा। इट इज इजी क्या करना? टू फाइंड फॉल्ट्स, यानी दोष निकालना किसमें? दूसरों में, इन अदर्स। तो यहाँ पर डमी सब्जेक्ट का उपयोग करते हुए इन वाक्यों को बना रहे हैं। यह प्रश्न हल करना कठिन है, तो डमी सब्जेक्ट इट, लिंकिंग वर्ब इज, हल करना एडजेक्टिव डिफिकल्ट क्या करना? टू सॉल्व इस प्रश्न, यह प्रश्न, दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न, यह प्रश्न हल करना कठिन है या इस प्रश्न को हल करना कठिन है, दोनों एक ही चीज है। ध्यान रखें। तो ये बन गया। उसे राजी करना कठिन है, तो वापस वही, इट इज डिफिकल्ट राजी करना। राजी करने को बोलते हैं परस्यूट, PURSUADE, परस्यूट, उसे यानी हिम। उसे राजी करना कठिन है। कपड़ों पर ज्यादा पैसे खर्च करना मूर्खता है, तो वही, इट इज फुलिश टू स्पेंड मच मनी ऑन क्लोथ्स। अभी बताया था, नाउन के साथ हमेशा मच का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को ये वाक्य समझ में आ गए होंगे कि वर्ब की विशेषता बताने वाले वाक्यों को किस प्रकार बनाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बता दूं, इट की बात चल रही है, तो इट का जो प्रयोग है वो वेदर को बताने के लिए और टाइम को बताने के लिए भी करते हैं। यानी मौसम बताना है या समय बताना है, तो अंग्रेजी में सेंटेंस किससे बनेगा? इट से बनाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आज बहुत आर्द्रता है, तो It is very humid today. आज गर्मी है, It is hot today.
तो वेदर को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इट का। समय बताना है, मान लीजिए 9 बजे, तो इट इज 9 o'clock, 9 बजे हैं। इस समय 10 बजे हैं, इट इज 10 o'clock एट दिस टाइम। तो समय को बताने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर इट का प्रयोग किया जाता है। देख रहे हैं सेंटेंस विदाउट एक्शन वर्ब के अंदर दूसरा प्रकार। पहला प्रकार हम पूरा पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि वो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने रिव्यूज कमेंट जरूर करिए, क्योंकि उससे मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोगों को कोई समस्या है, कोई डाउट है, कोई वीडियो क्वालिटी या साउंड क्वालिटी में कोई समस्या है कि नहीं। तो अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखे। अब देखिए दूसरा प्रकार, टू शो एग्जिस्टेंस अब्सेंस ऑफ नाउन। टू शो यानी दिखाना, एग्जिस्टेंस यानी उपस्थिति, अब्सेंस यानी अनुपस्थिति ऑफ नाउन यानी संज्ञा की। किसी संज्ञा की उपस्थिति और अनुपस्थिति दिखाने के लिए अपन दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं कि ये वाक्य कैसे बनेंगे। तो मैं बता दूं कि इन वाक्यों के अंदर एक्शन वर्ब नहीं होगी। क्या नहीं होगी? एक्शन वर्ब, मेन वर्ब नहीं होगी। और इन वाक्यों के अंदर भी लिंकिंग वर्ब का उपयोग किया जाएगा, यानी इज आर एम का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब देखिए इन वाक्यों को किस प्रकार बनाया जाता है। तो इन वाक्यों की शुरुआत होती है देयर से। किसी नाउन की उपस्थिति और अनुपस्थिति बताने वाले वाक्यों की शुरुआत किससे होती है? देयर से। मैं आपको बता चुका हूं कि इट और देयर दो डमी सेंटेंस होते हैं जिनके वाक्य इंग्लिश में बनते तो हैं, लेकिन उनका कोई भी अर्थ वहां पर निकलता नहीं है जब वो कहां लगे हो? वाक्य के शुरू में। तो देखिए तो ये वाक्य किससे शुरू होगा? देयर से। और देयर के बाद में लिंकिंग वर्ब इज और आर, एम का प्रयोग यहां पर नहीं होगा। देयर के साथ एम लिंकिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। नॉट अगर नेगेटिव है तो क्या लग जाएगा? नॉट। उसके बाद में अगर डिटरमिनर ए एंड द, मच मोर, लिटिल, अ लिटिल, एडजेक्टिव है, कोई विशेषण है, और नाउन। मैं आपको एक चीज और यहां पर बता दूं कि देयर से बनने वाले वाक्यों के अंदर जो नाउन होता है वो कॉमन नाउन होता है। क्या होता है? कॉमन नाउन। यानी देयर किसको बताता है? कॉमन नाउन को। इस चीज को ध्यान में रखें। अगर प्रॉपर नाउन होगा तो वो वाक्य कभी भी देयर से नहीं बनेगा। वो फिर पहला प्रकार जो अपन ने सीखा था लिंकिंग वर्ब वाला, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, उससे बनेगा। तो यहां पर देयर वाले वाक्य में नाउन कौन सा होता है? कॉमन नाउन। इस चीज को ध्यान में रखें। अगले आगे अगर इंट्रोगेटिव है तो वही इज और आर लिंकिंग वर्ब आगे आ जाएगी प्लस देयर, फिर वही चीजें। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट, डिटरमिनर है तो डिटरमिनर, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव, और अंत में नाउन आएगा। तो मेरे हिसाब से देयर के वाक्य का फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, तो इस वाक्य के अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। आप ध्यान से देखिए, दिल्ली में एक प्लेस है, बहुत प्रदूषण एक नाउन है, उसके साथ में एडजेक्टिव लगा हुआ है, और है यहां पर एक लिंकिंग वर्ब का काम करेगा। तो क्या आ जाएगा? वाक्य किससे शुरू हो जाएगा? यहां पर देयर से। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रदूषण है वो एक प्रकार का अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको मालूम होता है सिंगुलर ही होता है, उसका प्लूरल नहीं बनता है। तो यहाँ पर देयर के साथ में इज लगेगा या आर, तो यहाँ पर इज लगेगा। अब बहुत प्रदूषण, तो आपको मालूम है कि नाउन के साथ बहुत के लिए मच का प्रयोग किया जाता है या वेरी का। तो किसका प्रयोग किया जाता है? मच का। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और प्रदूषण का क्या हो जाएगा? पॉल्यूशन। ये एक प्रकार का अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देयर इज मच पॉल्यूशन दिल्ली में, इन दिल्ली। दुनिया में अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं एवं संस्कृति है। तो मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि ये वाक्य भी किससे बनने वाला है? देयर से बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हो गया? देयर।
अब देयर के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज आएगी या आर। तो मैं आपको बता दूं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो देयर के हिसाब से न आकर जो वाक्य में नाउन होता है उस नाउन के हिसाब से आती है। तो आप देखिए अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं एवं संस्कृति, ये एक वचन है या बहुवचन, तो आपको समझ में आ रहा है कि बहुवचन है तो क्या आ जाएगा देयर के साथ आर। अलग अलग प्रकार की, इसको बोलते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सभ्यताएं एवं संस्कृति। सभ्यताएं को बोलते हैं सिविलाइजेशंस, और के लिए एंड, और संस्कृति को बोलते हैं कल्चर्स। संस्कृति को क्या बोलते हैं? कल्चर्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में अनेक प्रकार की सभ्यताएं एवं संस्कृति है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो अलग प्रकार के लिए लिखा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ, इसके लिए इसकी जगह हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ और डिफरेंट काइंड्स ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इस चीज़ को ध्यान में रखें। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण या जानकारी जानने योग्य थी। अब देखिए, मेरे गांव में कुछ शर्मीली औरतें हैं, मेरे गांव में कुछ शर्मीली औरतें हैं, तो क्या हो जाएगा? वही देयर, लिंकिंग वर्ब क्या आ जाएगी? आर, बहुवचन है। कुछ शर्मीली औरतें, कुछ के लिए सम, शर्मीली के लिए साई, औरतों के लिए क्या आ जाएगा? WOMEN, मेरे गांव में, इन माई विलेज, मेरे गांव में कुछ शर्मीली औरतें हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। देयर के कुछ और उदाहरण अपन देखते हैं। There is a snake on the road. There is a snake on the road. यानी सड़क पर एक सांप है, सड़क पर एक सांप है। यहाँ पर अपन किसको दर्शा रहे हैं? एक स्नेक को, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। There are two crocodiles in this pond. इस तालाब के अंदर दो मगरमच्छ है। यहाँ पर लिंकिंग वर्ब क्या लगी है? आर। किसके कारण? इस नाउन के कारण। आपको पता होना चाहिए कि देर वाले वाक्यों के अंदर जो लिंकिंग वर्ब है वो नाउन के हिसाब से लगती है। There are 17 boys and 27 girls in my class. मेरी कक्षा में 17 लड़के और 27 लड़कियां हैं। There is a beehive in the garden. बगीचे में एक मधुमक्खियों का छत्ता है। There is some mud on the road. सड़क पर कुछ कीचड़ है। There is a dark spot on your shirt. तुम्हारे शर्ट पर एक काला धब्बा है। देखिए, आपने जितने भी देयर के एग्जाम्पल सीखे सबका फॉर्मेशन एक है, अजर्टिव सेंटेंस का। देयर प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस नाउन, समझ आ रहा है? नाउन से पहले एडजेक्टिव और डिटरमिनर हो सकता है। अब आप लोग देखेंगे एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर सारे अफर्मेटिव सेंटेंस है, इनको नकारात्मक बनाना है, नोट बनाना है, नोट लगाना है, तो कहां लगेगा? लिंकिंग वर्ब के बाद में। जैसे सड़क पर एक सांप नहीं है तो देयर इज नॉट। तालाब, इस तालाब में दो मगरमच्छ नहीं है, देयर आर नॉट, तो देयर आर नॉट। इस चीज को ध्यान में रखें। इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या जाएगा? ये लिंकिंग वर्ब सेंटेंस के आगे आ जाएगी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो लिंकिंग वर्ब आगे आ जाएगी आर, देयर, और देयर के बाद में क्या लग जाएगा? नॉट। इससे वाक्य क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और सेंटेंस के अंत में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। इस चीज को ध्यान में रखें। अब मैं यहां पर आपको एक चीज बता रहा हूं, छोटी सी ध्यान दें। ये जो पॉन्ड लिखा है, पॉन्ड, ये पॉन्ड है तालाब। तालाब का मतलब होता है प्राकृतिक तालाब, यहां पर जो होगा, जो प्रकृति से निर्मित होता है तालाब, उसको बोलते हैं पॉन्ड। जो कृत्रिम रूप से मानव निर्मित छोटा सा तालाब होते हैं उसको बोलते हैं पुल। क्या बोलते हैं? पुल। इस चीज को
रखें। अब अंतिम सेंटेंस लिखा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तुम्हारी क्लास में कितने विद्यार्थी है। तो ये एक प्रकार से हाउ मेनी से बना है, WH वर्ड जो एक प्रकार का है हाउ मेनी। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कितने विद्यार्थी आर देयर इन योर क्लास, तुम्हारी कक्षा में। तो मैं यहां पर जो आपको चीज समझाने वाला हूं वो यह है कि देयर का जब WH वर्ड से प्रश्न बनता है तो उसमें लगता है हाउ मेनी या हाउ मच, क्या लगता है हाउ मेनी या हाउ मच से देयर का WH वर्ड वाला क्वेश्चन बनता है। और उन दोनों हाउ मेनी और हाउ मच के साथ हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, नाउन का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखें। ये इसी का प्रश्न बनाया है, ये किसी का भी प्रश्न हो सकता है। तो इसके अंदर नाउन क्या है, ये बॉयज और गर्ल्स के लिए स्टूडेंट्स का प्रयोग हो गया, इसको ध्यान में रखें, ठीक है। ये इसी का प्रश्न है, ये इसको समझ में देखें। तो तुम्हारे क्लास में कितने विद्यार्थी, तो सीधे बोल सकते देयर आर 17 और 27, 17 और 20, 37 और 7 44, 44 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। योर का उत्तर में क्या हो जाता है माई, इस चीज को ध्यान में रखें। और अलग अलग बताएंगे तो देयर आर 17 बॉयज एंड 27 गर्ल्स इन माई क्लास। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। जब हाउ मेनी और हाउ मच से प्रश्न बनाते हैं तो उन दोनों के साथ हमेशा प्रश्न में किसका प्रयोग होता है, नाउन का प्रयोग अवश्य ही होता है। और उसी के बाद में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको देयर का उपयोग करना, कैसे देयर से वाक्य बनते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब, मतलब अपन पढ़ रहे हैं सेंटेंस विदाउट एन एक्शन वर्ब, उसका तीसरा रूप, ठीक है। तो कौन सा है तीसरा रूप, आगे देखते हैं। सेंटेंसेज ऑफ पजेसिव वर्ब्स, सेंटेंस विदाउट एक्शन वर्ब के अंदर तीसरा प्रकार है सेंटेंसेज ऑफ पजेसिव वर्ब्स। आप लोगों को मैं एक बार पुनः याद दिला दूं, जब अपन पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे उसके अंदर अपन ने वर्ब के टॉपिक को पढ़ा था। उसके अंदर हमने सीखा था, हमने जाना था कि पजेसिव वर्ब्स कौन कौन सी होती है। अगर आप लोगों ने वो वर्ब वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए, आपको पजेसिव वर्ब्स क्या होती है आपको वहां पर पूरा समझ में आएगा। अपन यहाँ पर सीख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सेंटेंस विदाउट एक्शन वर्ब का तीसरा टॉपिक सेंटेंसेज ऑफ पजेसिव वर्ब्स। यहाँ पर अपन सीख रहे हैं हैज और हैव का प्रयोग। हैज और हैव का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वो भी जब एक्शन वर्ब नहीं हो। तो मैं बता दूं कि जब किसी सब्जेक्ट का किसी नाउन पर अधिकार बताना हो, क्या करना हो, किसी सब्जेक्ट का किसी नाउन पर अधिकार बताना हो तो क्या करते हैं, हैज और हैव का उपयोग किया जाता है। और ये क्या कराती है, पजेसिव वर्ब्स। अब मैं आपको बता दूं, ये जो नाउन होगा ये कौन सा नाउन होगा, आप लोगों को याद हो, ये होगा कॉमन नाउन। क्या होगा, कॉमन नाउन। इस चीज को ध्यान में रखें। अब देखिए अपन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सेंटेंसेस कैसे कैसे बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की। सब्जेक्ट, तो कोई भी वाक्य किससे शुरू हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट से। पजेसिव वर्ब हैज और हैव, तो ये लगेगी सब्जेक्ट के हिसाब से। देखिए देयर वाले वाक्य के अंदर लिंकिंग वर्ब नाउन के हिसाब से लगती थी, लेकिन हैज और हैव वाले पजेसिव वर्ब्स वाले वाक्य के अंदर जो है, जो पजेसिव वर्ब है हैज और हैव, वो किसके अनुसार लगेगी, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या आएगी, हैज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ या फिर आई हुआ या यू हुआ तो क्या लगेगा, हैव। अब उसके बाद में नाउन, यानी नाउन से पहले डिटरमिनर हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, और अगर कोई और भी चीजें हो तो वो आगे आ जाएगी। तो ये था पजेसिव वर्ब का पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है। अब देखिए आपको क्या करना है, इनका पजेसिव वर्ब का नेगेटिव बनाना है। तो यहां पर देखिए कि पजेसिव वर्ब का नेगेटिव किस प्रकार बनता है।
तो अपन ने लिंकिंग वर्ब में जब भी नेगेटिव बनाते तो क्या करते थे, लिंकिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग कर देते थे, जैसे इज नॉट, इजंट, आर नॉट, आर्ट, है ना। तो लेकिन यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर हैज और हैव यानी पजेसिव वर्ब का अगर नेगेटिव बनाना है तो आपको नॉट का केवल प्रयोग करने से काम नहीं चलेगा। यहां पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा, डू नॉट या डज नॉट। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो क्या आ जाएगा, डजंट, और उसके अलावा कुछ और है। अब थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर क्या है, ये मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के प्रोनाउन वाले टॉपिक में सारा क्लियर किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। वह आपके जारे जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर और थर्ड पर्सन और इनके सिंगुलर और प्लूरल क्या क्या होते हैं वहां पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन जहां जहां पर ये प्रयोग होंगे वहां पर मैं आपको वापस बताने की कोशिश करता रहूंगा, तो आप समझिए। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, यानी ही, सी, इट, और अगर किसी का नाम सिंगुलर है यानी दो जने नहीं है, किसी एक का ही नाम है, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, डज नॉट का। समझ आ रहा है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, आई है, यू है, वी है, तो क्या आएगा, डोंट। क्या बना रहे हैं यहाँ पर, पजेसिव वर्ब का नेगेटिव। तो सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस डजंट प्लस हैव आ जाएगा। हैव से किसका प्रयोग होगा, हैव का। तो ध्यान रखें, हैव एक प्रकार की एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है, इनका फॉर्म होता है हैव, हैड और हैड। तो आपको आगे मैं बताने वाला हूं, जब अपन सीखेंगे मेन वर्ब वाले सेंटेंस विद मेन वर्ब, तो उसमें क्या होता है, जब भी हेल्पी वर्ब डू या डज का प्रयोग किसी वाक्य में हो जाता है तो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट वर्ब का प्रयोग होता है। तो यही वाली यहाँ पर थी। तो आपको सिंपल वे में याद रखना है कि हैज है पजेसिव वर्ब वाले का अगर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस हैव, वो डिटरमिनर एडजेक्टिव नाउन और कोई आगे की चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बनाना है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में भी बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज को क्या ले आना है, आगे ले आना है। अब मैं बता चुका हूं कि डू आगे कब आएगा, डज कब आएगा, ऊपर बता चुका हूं, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस और क्या हो जाएगी, हैव, फिर वही डिटरमिनर एडजेक्टिव और नाउन और अंत में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो इस सब्जेक्ट के बाद में और क्या लग जाएगा, नॉट, यानी डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस डिटरमिनर एडजेक्टिव नाउन जो भी आगे आएगा और अंत में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि पजेसिव वर्ब वाले वाक्यों का सेंटेंस फॉर्मेशन किस प्रकार किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इससे आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, भारत के पास अनेक घातक हथियार है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, भारत है, क्या है, भारत, और नाउन क्या है, अनेक घातक हथियार। और यहाँ पे क्या है, वाक्य में पास है, मतलब ये क्या कर रहा है, पजेस कर रहा है, कोई चीज को रख रहा है। भारत का इन घातक हथियारों पर क्या बता रहा है, अधिकार बता रहा है। अब देखिए, तो भारत के लिए क्या आ जाएगा, इंडिया, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के साथ है जाएगा या हैव, इंडिया क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, इंडिया हैज। यहां पर नाउन के हिसाब से नहीं लगेगी, ध्यान रखना, देर में लगता है केवल नाउन के हिसाब से। तो इंडिया हैज अनेक घातक हथियार, अनेक के लिए क्या आ जाएगा, मैनी। घातक को इंग्लिश में बोलते हैं फेटल, क्या बोलते हैं, फेटल, FATAL, और हथियार को लिखेंगे विपन्स, WEAPONS, विपन्स। इंडिया हैज मैनी फेटल विपन्स। अब मैं यहां पर ही आपको बता देता हूं कि इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। देखिए, तो क्या जाएगा, इंडिया। अब इंडिया के लिए डू नॉट आएगा या डज नॉट, तो डज नॉट। भारत के पास अनेक घातक हथियार नहीं है, तो इंडिया डज नॉट हैव मैनी फेटल वेपन्स। तो आपको समझ में आया, इंडिया डज नॉट हैव मैनी फेटल वेपन्स। दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। इस वाक्य को देखिए,
क्या ये वाक्य पजेसिव वर्ब का है? क्या यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है तो क्या वो किसी नाउन पर अधिकार बता रहा है? जरा विचार करिए। तो आपको समझ में आया होगा कि इस वाक्य के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डमी सब्जेक्ट का प्रयोग होगा और अपन ने पिछला प्रकार पढ़ा था देर का, तो यहाँ पर ये वाक्य किससे बनेगा? देर से। तो क्या देगा? देर। अब देर के साथ वर्तमान समय में है तो इज आएगा या आर। तो मेरे हिसाब से देर के वाक्य में लिंकिंग वर्ब किसके हिसाब से लगती है आपको मालूम है? नाउन के हिसाब से लगती है। तो यहाँ क्या देगा? आर। अलग अलग प्रकार के लोग, अब मैं आपको बता चुका हूं कि अलग अलग प्रकार के लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ, और लोग को बोलते हैं पीपल। आप लोगों को मालूम है पीपल का सिंगुलर भी पीपल और सिंगुलर पीपल का प्लूरल भी पीपल। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो देयर आर नॉट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। अब ऊपर वाले का मैंने इंट्रोगेटिव नहीं बताया, लेकिन वापस देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव बढ़ाने के लिए क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा। डज इंडिया हैव मेनी मेटल पीपल्स। अगर इन वाक्यों को आप एक दो बार देखेंगे तो सारे वाक्य पजेसिव वर्ब के जितने भी वाक्य हैं वो सारे के सारे इसी प्रकार से बनते रहेंगे। आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। देखिए, राम ने 2 भाई और 1 बहन है, ये पजेसिव वर्ब का है। आपको समझ में आ रहा है? राम के 2 भाई और 1 बहन है। तो देखिए, तो सब्जेक्ट क्या है? राम। अब राम के हिसाब से रह जाएगा या हैव। वर्तमान समय में बातें हो रही है सारी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीख रहे हैं तो हैज और हैव में से चुनना पड़ेगा। तो सिंगुलर के लिए क्या आ गया? हैज। अब क्या है? 2 भाई और 1 बहन, 2 brothers and 1 sister। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या देगा? राम। सिंगुलर है तो क्या देगा? डज नॉट। हैज का क्या देगा? हैव। फिर वही 2 सिस्टर, 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। इसी संज्ञा में गुण बताने के लिए भी हैज और हैव का उपयोग किया जाता है। तो हैज और हैव में हम सीख रहे हैं कि अगर किसी संज्ञा में कोई गुण बताना है तो उसके लिए भी किसका प्रयोग करना है अपने को? हैज और हैव का। कैसे? देखिए, माई फादर हैज मच पेशेंस। माई फादर हैज मच पेशेंस। मेरे पिता में बहुत धैर्य है। क्या है? मेरे पिता में बहुत धैर्य है। तो माई फादर हैज मच पेशेंस। तो आपको बताया था कि अगर नाउन के साथ अगर बहुत का प्रयोग करना है तो उसके लिए किसका प्रयोग होता है? मच का। ये पहले मैं बता चुका हूं। और विशेषण के साथ बहुत का प्रयोग करना है तो किसका प्रयोग करते हैं? वेरी का। तो मेरे हिसाब से ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी संज्ञा में कोई गुण बताना है तो हैज हैव का उपयोग किया जाता है। तो ये वाक्य समझ में आ गया। नीम हैज बिटरनेस। नीम में कड़वाहट होती है। नीम हैज बिटरनेस। नीम का ये गुण है, ठीक है ना। तो नीम में कड़वाहट होती है, ये सब्जेक्ट है, ये इसका गुण है। और मैं होते के क्या आ गया? हैज। तो ये भी समझ में आ गया होगा संज्ञा में गुण के लिए हैज और हैव। दिस हॉल हैज एनफ रूम। दिस हॉल यानी इस हॉल में एनफ रूम। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। इस हॉल में पर्याप्त जगह या स्थान है। समझा गया? ये भी हॉल का क्या है? गुण है। किसी काम के लिए हॉल क्या है? इस हॉल की जगह क्या है? पर्याप्त है। तो मेरे हिसाब से ये आपको चीज समझ में आई होगी कि किसी संज्ञा में गुण बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हैज और हैव का। जैसे एक महान नेता लीडर में अद्वितीय विशेषताएं या गुण होते हैं। तो ये भी क्या है? एक महान नेता के क्या बता रहे हैं? गुण बता रहे हैं। जैसे अ ग्रेट लीडर। अब इसमें होती है तो क्या आ जाएगा? हैज। समझ आ रहा है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव।
अब अद्वितीय को बोलते हैं यूनिक। क्या बोलते हैं? यूनिक। अब या तो विशेषताएं लिख दो या गुण। विशेषताएं को बोलते हैं क्वालिटीज। क्या बोलते हैं? क्वालिटीज। और अगर गुण को लिखना है तो लिख दो वर्च्यूज। क्या होता है? एक महान नेता में अद्वितीय विशेषता या गुण होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हल्दी में औषधीय गुण होते हैं। तो हल्दी को बोलते हैं टर्मरिक, और टर्मरिक हल्दी में क्यों बता रहे हैं? टर्मरिक है। औषधीय को बोलते हैं मेडिसिनल। क्या बोलते हैं? मेडिसिनल। और यहां पर गुण के लिए आ जाएगा प्रॉपर्टीज। क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टीज। किसी नाउन के अंदर अगर गुण दिखना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? प्रॉपर्टीज शब्द का, प्रॉपर्टीज वर्ड का प्रयोग करते हैं। इस चीज को भी ध्यान में रखें। तो मेरे हिसाब से ये यहां तक आपको है जो रेव का प्रयोग समझ में आ रहा। वहां पर कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, फिर अपन इस टॉपिक को खत्म करते हैं। आगे है उसे एक समस्या है। ये वाक्य कैसे बनेगा? तो आप समझिए, एक आदमी है और उसे क्या है? समस्या है। मतलब वो समस्या उसकी है, उसके अधीन है। उस समस्या पर किसका अधिकार है? उसी आदमी का अधिकार है। उसे एक समस्या है। तो यहां पर आपको बता दूं कि ये वाक्य इसका मतलब है किससे बनेगा? है जो है उसे ही बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा। उसे एक समस्या है, तो उसे के लिए यहां पर प्रयोग हो जाएगा ही, और ही के साथ है जब है वैसे क्या आ जाएगा? है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और एक समस्या का मतलब है प्रॉब्लम। ही हैज अ प्रॉब्लम। अब इसका नेगेटिव बनाना है, उसे एक समस्या नहीं है, तो ही के साथ में डज नॉट। डज नॉट क्या हो जाएगा? हैव अ प्रॉब्लम। ही डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम। ये क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। अब हम एक वाक्य बनाते हैं, मेरे पास इस समस्या का समाधान है। तो देखिए, मेरे पास इस समस्या का समाधान है, तो मेरे पास किससे बनेगा? आई से। और आई के साथ हैज और हैव में से क्या आएगा? पास के लिए हैव आएगा। ध्यान रखें, क्या है? समाधान। आई हैव अ सॉल्यूशन। मेरे पास इस समस्या का एक समाधान है टू दिस प्रॉब्लम। आई हैव अ सॉल्यूशन। मेरे पास क्या है? समाधान। किसका है? टू दिस प्रॉब्लम। जो डॉट डॉट किया था ना नाउन के बाद में, ये चीजें यहां पर आ जाती है। तो मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका भी नेगेटिव बनाना है, मेरे पास इस समस्या का समाधान नहीं है, तो आई के साथ डोंट हैव अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अब आगे देखिए, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब बनाते हैं, देखिए। अब क्या से शुरू हो गया? तो पॉजिटिव वर्ब से शुरू हुआ, क्योंकि ये पास वाला है। तो अब देखिए, यहां पर है जाएगा या है? दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? पॉजिटिव वर्ब में आके डू या डज। तो तुम्हारे के लिए यू का प्रयोग होता है, और यू भी आएगा डू, यू और पॉजिटिव वर्ब है। तो यहां तक समझ में आ गया। अपन ने पीछे पढ़ा था इंट्रोगेटिव कैसे पढ़ता है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। अब डू यू हैव कुछ, कुछ के लिए यहां आएगा समथिंग। ठीक है ना? किसके लिए? खाने के लिए, टू ईट। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका मान लो अफर्मेटिव बनाने के क्या पड़ेगा? अगर उत्तर देना है, क्या देना है? उत्तर। तो यू का उत्तर में क्या हो जाएगा? आई। ये सेंटेंस के अंदर पढ़ा चुका हूं कि यू का जब प्रश्न में हो, यू जब प्रश्न में हो तो उत्तर में क्या होता है? आई। तो आई हैव, आई के साथ हैव आएगा। ये वापस डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव में नहीं होता है। आई हैव समथिंग टू ईट। यस, आई हैव समथिंग टू ईट। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नों का उत्तर यस या नो में देते हैं। तो अफर्मेटिव सीधा बनाना है, तब तो आई हैव समथिंग टू ईट और उत्तर दे रहे हैं, तो यस आई हैव समथिंग टू ईट। और इसी वाक्य को रूपांतरित करना है, तो यू का यू ही रख दो, यू हैव समथिंग टू ईट। तो किसी भी प्रकार से वाक्य को बना दो, अफर्मेटिव बनेगा। उत्तर देते समय यू का आई, और सीधा बनाना है तो यू को यू ही रखो। तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ
सेंटेंस विदाउट एन एक्शन वर्ब वाला टॉपिक समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करिए और उनको बोलिए कि क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको और एक चीज बता रहा हूं कि अपने YouTube चैनल के अलावा टेलीग्राम ऐप पर भी हमारा चैनल है इंग्लिश विद जैन शाह नाम से ही, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिए क्योंकि वहां पर मैं रोज जो है क्वेश्चंस डालता हूं, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना, वहां पर 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन टिक करना होता है अल्टरनेटिव ऑप्शन वाला, तो वहां पर जाकर अगर आप क्विज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी ग्रामर अच्छी होती रहेगी। और उनको सॉल्व भी कब करें, जिस टॉपिक का वो क्वेश्चन है आप उस टॉपिक को पहले पूरा वीडियो देखिए और बाद में उस क्वेश्चन को हल करिए, तो आपके सारे क्वेश्चन सही होते रहेंगे और आपको सारे टॉपिक समझ में आते रहेंगे। अब मैं मिलूंगा अगले वीडियो के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट 3 के अंदर, जिसके अंदर मैं सिखाने वाला हूं सेंटेंसेस विद मेन वर्ब। तो आप उस वीडियो का इंतजार करिए और आप सब्सक्राइब कर रहे हैं ना चैनल को, तो उसके साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। जैसे ही मेरा अगला वीडियो लेक्चर आएगा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप देखिए इस पूरे वीडियो को और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, जय जगन्नाथ।